हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम पाचक ग्रंथियों अथवा सहायक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम लार ग्रंथियां और जठर ग्रंथियों को डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। मनुष्य में पाचन को सरल बनाने के लिए कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जो पाचक रसों का निर्माण करती हैं या पाचक रसों को स्रावित करती हैं। मनुष्य में जो ये ग्रंथियां पाई जाती हैं जो पाचन में सहायता करती हैं, इन्हें हम पाचक ग्रंथियां कहते हैं। और मनुष्य में मुख्यतः जो पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं वो लार ग्रंथि यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जठर ग्रंथि यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, आंतीय ग्रंथि यानी कि इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होती हैं, अंगनाशय यानी कि पेनक्रियाज और यकृत यानी कि लीवर होती हैं। लार ग्रंथियों ये मुख गुहा में प्रेजेंट होती हैं और ये एक्सोक्राइन यानी कि बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं जो लार स्रावित करती है, जो एक अपना सिक्रीशन स्राव करती हैं जिसे हम लार कहते हैं या सलाइवरी जूस भी कहते हैं, लार जूस भी कह देते हैं। और ये पृथक पृथक वाहिनियों द्वारा मुख गुहा में खुलती हैं। मनुष्य में मुख्यतः 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। मैमल्स में सामान्यतः 4 जोड़ी होती है और कैट में 5 जोड़ी पाई जाती हैं। मनुष्य की जो प्रमुख सलाइवरी ग्लैंड्स है वो है कर्ण, मूल अथवा पैरोटिड ग्लैंड्स। ये कर्ण पल्लवों के नीचे स्थित होती है और इनकी जो नलिका होती है उसे हम स्टेनसन्स की नलिका यानी कि पैरोटिड और स्टेनसन्स डक्ट कहते हैं। और इस डक्ट के माध्यम से ये मुख गुहा में अपनी ओर के स्थित जो द्वितीय ऊपरी चर्वण यानी कि जो मोलर्स होते हैं उनके सामने एक अंकुर पर खुलती हैं। इनके स्राव में टाइलिन एंजाइम, जिसे हम सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं, उपस्थित होता है। जब कभी पैरामिक्सोवायरस का संक्रमण हो जाता है इन ग्रंथियों में, तो इन ग्रंथियों में सूजन आ जाती है और उस कंडीशन को हम गलसुआ यानी कि मम्स रोग कहते हैं। दूसरी होती है अधोहनु ग्रंथियां यानी कि सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। ये निचले जबड़े के पश्च भाग में जीभ के आधार पर स्थित होती हैं और इनकी जो डक्ट होती है वो वार्टन्स की नलिका यानी कि वार्टन्स डक्ट कहलाती है, जो लार्जेस्ट सलाइवरी डक्ट होती है, सबसे बड़ी सलाइवरी डक्ट होती है। वो उसके द्वारा ये जो ग्रंथियां होती हैं निचले कृंतक दांतों के पीछे मुख गुहा में खुलती हैं। जो पैरोटिड ग्लैंड्स है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर वाइज यानी कि वो सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है। अधोजिह्वा ग्रंथियां यानी कि सबलिंगुलियन ग्लैंड, ये ग्रंथियां निचले जबड़े की जीभ के अग्रभाग के नीचे उपस्थित होती हैं और इन ग्रंथियों से अनेक डक्ट्स निकलती हैं और ये डक्ट्स जीभ की वेंट्रल साइड में बक्कोफेंजियल कैविटी में खुलती हैं और इसकी जो डक्ट होती है वो रिविनस की नलिकाएं कहलाती है यानी कि डक्ट ऑफ रिविनस कहलाती है। ये सबसे छोटी डक्ट होती हैं। पैरोटिड ग्लैंड के स्राव में टाइलिन यानी कि सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, वो ज़्यादा होता है, अधिक होता है। जबकि सब मैक्सिलरी और सब लिंगुइनल ग्लैंड जो ये वाली है इनके जो स्राव होता है उसमें म्यूसिन अधिक होता है। जो शाकाहारी जंतु हैं यानी कि हर्बीवोर्स जंतु हैं, शिकारी जंतु हैं जो मांसाहारी होते हैं, उनकी प्राणियों की लार में सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन एब्सेंट होता है। यानी कि जो शाकाहारी होते हैं और जो शिकारी मांसाहारी प्राणी होते हैं उनकी लार में सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम अनुपस्थित होता है, परंतु पिग की लार में सलाइवरी एमाइलेज उपस्थित होता है। लार ग्रंथि का जो स्राव होता है, लार ग्रंथि एक श्यान यानी कि विस्कस लगभग न्यूट्रल पीएच वाला, जिसका पीएच होता है 6.7 के आसपास, एक तरल का स्रावण करती है, सिक्रीट करती है, जिसे हम लार यानी कि सलाइवा कहते हैं। इसे कभी कभी सलाइवरी जूस भी कह देते हैं। सलाइवा में जो जल होता है वो 99.5% होता है। म्यूसिन स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एमाइलेज एंजाइम होता है। इसके अलावा लाइसोजाइम होता है जो बैक्टीरिया को मारता है। IgA एंटीबॉडी होती है
यूरिया, यूरिक अम्ल आदि उपस्थित होते हैं। म्यूसिन एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो फूड को लुब्रिकेट करता है, भोजन को वो चिकनाहट देता है इसको, और उसको चिकनाहट देकर फूड को निगलने में सहायता करता है, अर्थात जिससे फूड आसानी से निगल जाता है। सलाइवा का जो कार्य है, सबसे पहले ये बक्कल कैविटी की जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करती है, उसकी एसिडिटी को ख़त्म करती है। दूसरा, इसका जो एमाइलेज एंजाइम होता है वो स्टार्च को माल्टोज में डाइजेस्ट करता है, पाचित करता है। इसके अलावा ये जो भोजन को नमी देता है और उसको लुब्रिकेट करता है और उसको एक अर्ध ठोस सेमी सॉलिड मास में बदल देता है, जिससे फूड को निकलना आसान हो जाता है। इसके अलावा जो लाइसोजाइम और थायोसाइनेट होते हैं लार में, वो जीवाणुओं को मारने में सहायता करते हैं। इसके अलावा ये जीभ और लिप्स की जो बक्कल म्यूकोसा है उसको नमी देते हैं और उसको लुब्रिकेट करते हैं, और साथ ही साथ स्पीच में भी सहायता करते हैं, क्योंकि इससे ही स्पीच में सहायता मिलती है। अब दूसरी जो है जठर ग्रंथियाँ, अमाशय की जो श्लेष्मिक ग्रंथियाँ होती हैं, उसमें कुछ श्लेष्मिक स्तर होता है, उसके अंदर असंख्य वलन फोल्ड पाए जाते हैं, फोल्ड्स पाए जाते हैं, जिनमें कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिन्हें हम जठर ग्रंथियाँ कहते हैं। इन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, और उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में अनेक सेल्स पाई जाती हैं जो स्रावी होती हैं। पहली है श्लेष्मिक कोशिकाएं यानी कि म्यूकस सेल। ये सेल्स म्यूकस का स्रावण करती हैं, श्लेष्म का स्रावण करती हैं, जिससे भोजन आसानी से सरलता से नीचे की तरफ जाता है। दूसरी होती है जाइमोजेनिक कोशिकाएं यानी कि जाइमोजन और चीफ सेल और पैप्टिक सेल्स। ये सेल आधारीय सेल्स होती हैं, नीचे की तरफ प्रेजेंट होती हैं, और ये गैस्ट्रिक पाचक एंजाइम्स, प्रो एंजाइम्स या जाइमोजन के रूप में स्रावित करती हैं। जो प्रो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिन्हें जाइमोजेंस भी कहते हैं, और ये किसी केमिकल या किसी अन्य एंजाइम की उपस्थिति में एक्टिव होते हैं। और जो इनके प्रमुख जाइमोजेंस होते हैं वो होता है पेप्सिनोजेन, जो आगे जाकर पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, और दूसरा होता है प्रोरेनिन, जो आगे जाकर रेनिन में कन्वर्ट होता है। इसके बाद ये सेल्स सूक्ष्म मात्रा में गैस्ट्रिक अमाइलेज भी बनाती हैं और गैस्ट्रिक लाइपेज भी बनाती हैं, लेकिन गैस्ट्रिक अमाइलेज की जो क्रिया है, एक्शन है, वो अत्यधिक अम्लीय परिस्थितियों के कारण नहीं हो पाता, रुक जाती है। जबकि जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो वसा के पाचन में बहुत कम रोल प्ले करता है, क्योंकि जो वसा का पाचन होता है वो एमुल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स के बाद होता है। जब फैट्स का एमुल्सिफिकेशन हो जाता है, बड़े मॉलिक्यूल्स फैट्स के जब छोटे में टूट जाते हैं, उसके बाद पाचन होता है। इसीलिए गैस्ट्रिक लाइपेज भी डाइजेशन में, फैट के डाइजेशन में भी बहुत अधिक रोल प्ले नहीं करता है। इसके बाद तीसरी है ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल्स। ये सेल्स सबसे बड़ी सेल्स होती है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, और ये सेल्स दो चीजें स्रावित करती हैं, एक HCl और एक कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर या कारक। HCl जो होता है वो मीडियम को एसिडिक बनाता है, इन प्रोएंजाइम्स को नॉर्मली वो एक्टिवेट करता है, जो बैक्टीरिया पहुंचते हैं उनको मारता है, भोजन को सॉफ्ट बनाता है। और इसके अलावा जो कैसल इंट्रिंसिक कारक है, कैसल इंट्रिंसिक कारक जो होता है वो विटामिन B12 के अवशोषण में सहायता करता है, और विटामिन B12 RBC के परिपक्व होने में, परिपक्वन में सहायता करती है। तो पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल वो सेल्स होती हैं जो आरबीसी के परिपक्व होने में सहायता करती हैं कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर की सहायता से, और आरबीसी के कम होने से, हीमोग्लोबिन कम हो जाने से एक रोग होता है जिसे बोलते हैं एनीमिया, अरक्तता बोलते हैं इसको। तो अरक्तता के लिए इनडायरेक्टली ऑक्जेंटिक सेल रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर कम होता है तो विटामिन B12 का अवशोषण कम होता है, जिसके कारण आरबीसी परिपक्व नहीं हो पाती, जिससे एनीमिया हो जाता है।
अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड की एपिथेलियम सेल्स होती हैं उनमें इन सेल्स के अलावा कुछ स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो अविभेदित कोशिकाएं होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, और कुछ सेल्स होती है जिन्हें हम एंट्रोएंडोक्राइन सेल्स बोलते हैं, जिन्हें आर्जेंटाफिन सेल्स भी बोलते हैं। ये हार्मोन स्रावित करने वाली कोशिकाएं होती हैं। स्टेम सेल्स अविभेदित कोशिकाएं होती हैं जो गुणन करके, मल्टीप्लाई करके अन्य सेल्स को रिप्लेस करती है, अन्य सेल्स को प्रतिस्थापित करती रहती हैं, अतः ये हीलिंग में सहायता करती है। एंडोक्राइन सेल्स जो होती है गैस्ट्रिक सेल ग्लैंड के आधार पर उपस्थित होती हैं और ये मुख्यतः 3 प्रकार की सेल्स होती है, डी सेल्स, एंट्रोक्राइन सेल्स यानी कि ईसी सेल और जी सेल। जो डी सेल है ये सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करती है, सोमैटोस्टैटिन स्रावित करती हैं। ये सोमैटोस्टैटिन को स्रावित करती हैं और ये पाचन तंत्र से हार्मोन को निकलने को, रिलीज करने को रोकता है। पाचन तंत्र से हार्मोन निकलने को, तो ये सोमैटोस्टैटिन जो है पाचन तंत्र से हार्मोन निकलने से रिलीज को रोकते हैं। दूसरा जो जी सेल है, जी सेल जी फॉर गैस्ट्रिन हार्मोन बनाती है, ये गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित करती है। और जो ये गैस्ट्रिन हार्मोन होता है यह गैस्ट्रिक ग्लैंड को जूस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, प्रेरित करता है। और ये किस पर काम करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड पर, जिससे गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, निकलता है। एंडोक्राइन सेल, ईसी सेल्स जो होती हैं वो एक तो सीरोटोनिन स्रावित करती है और एक हिस्टामिन स्रावित करती है। सीरोटोनिन प्लस हिस्टामिन, ये 2 चीज स्रावित करती है, सीरोटोनिन एंड हिस्टामिन। सीरोटोनिन जो होता है वो एक वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है। वैसो मतलब वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होती है, वाहिकाएं होती हैं, और कंस्ट्रिक्शन मतलब शिथिलन करने वाला। तो जो ये वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, सिकोड़ता है, उनका शिथिलन करता है और स्मूथ मसल्स को उत्तेजित करता है। जबकि हिस्टामिन जो होता है वो रुधिर वाहिनियों के वाल को डायलेट करता है, अर्थात वो उसका कंस्ट्रिक्शन की जगह रिलैक्सेशन करता है। जो सीरोटोनिन है वो कंस्ट्रिक्ट करती है, यानी कि उनको सिकोड़ती है, जबकि जो हिस्टामिन होता है रुधिर वाहिनी की वाल को डायलेट करता है। डायलेट करने का मतलब उनको फैलाता है। जो ये हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हेल्प करते हैं। और जो सोमैटोस्टैटिन है वो हार्मोन निकलने से रोकता है। सीरोटोनिन जो होता है वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, सिकोड़ता है, और जबकि हिस्टामिन जो होता है वो इसको डायलेट करता है। जबकि जी सेल्स जो गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित करती है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करने के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।